हम लोग वेक्टर पढ़े हुए हैं। और वेक्टर में हम लोग ये बात पढ़े हुए हैं क्या, यदि कोई दो वेक्टर हो, एक वेक्टर रहता था ऐसे वेक्टर ए और एक वेक्टर रहता था ऐसे वेक्टर बी। अगर इस दोनों के बीच का एंगल होता था भाई थीटा, तो हम लोग जो वेक्टर ए क्रॉस बी लिखते थे वो ए क्रॉस बी कितना लिखते थे, ए बी साइन थीटा। और इस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन हम लोग देते थे, ये डायरेक्शन देते थे कैसे, राइट हैंड थंब रूल। ए से बी के तरफ घुमाइए, अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो जब ए क्रॉस बी से अंगूठा ऐसे घुमाइएगा तो ऐसे आएगा बाहर की तरफ। और इस बाहर के तरफ के डायरेक्शन को, इस बाहर के तरफ के डायरेक्शन को आप ऑन पेपर ऐसे दिखाइए तो ये है क्या, ए क्रॉस बी। ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता था और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता था। बात समझ में आ रहा है? तो बायोट सावर्त के नियम में जो हम लोगों ने पढ़ा है, बायो सावर्त नियम, बायो सावर्त लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा है, इस लॉ में क्या चीज पढ़े हैं जरा सा ध्यान देना, कि छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे हैं किसमें, बायो सावर्त लॉ में। तो जो अपना बायोट सावर्त लॉज है, बायोट सावर्त लॉज है, ये लॉज क्या कहता है भाई, कहता है क्या कि एक करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें एक एलिमेंट आप लीजिए डीएल, और इस डीएल से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है आपसे पी, और ये एंगल बन रहा है कितना, थीटा। तो इस छोटे से के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखते थे, ये क्या लिखते थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई कितना, आर क्यूब, ये लिखते थे, है ना। और इसी को स्केलर फॉर्म में तोड़ देते तो आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो आर कांस्टेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, ये डीबी वेक्टर है और डीएल क्रॉस आर भी क्या है, वेक्टर। इसका मतलब जो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, डीबी का डायरेक्शन। और ये डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर आर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ रहा है डीबी। इसका मतलब ये डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे थे, तो डायरेक्शन के बारे में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, कि जो डायरेक्शन है आपका, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीबी इज इज सेम एज इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर एंड db is db is perpendicular to and db is perpendicular to both vector dl and vector r। सेम डायरेक्शन होगा, जो dl क्रॉस r का डायरेक्शन होगा वही db का डायरेक्शन होगा। और db जो है सो dl के भी परपेंडिकुलर होगा और r के भी, क्योंकि a क्रॉस b a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोगों का आज का टॉपिक है क्या, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अभी तक हम लोग बेटा सेंटर पे पढ़ते थे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए। आज बात करना है किस चीज का, कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी एट सेंटर जो हम लोग पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये सेंटर का फॉर्मूला आपको याद होगा कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 2r। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर के एक्सिस पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है डायरेक्शन को समझना। अगर किसी आदमी के पास 2 एक्स्ट्रा पेन है तो कृपया दे दें, प्रयास करें कि दोनों पेन डिफरेंट कलर में, जो पूरा क्लास मिलेगा नहीं आपको, दे दो।
अब देखो ध्यान से, कि अपने पास है क्या भाई, तो अपने पास गिवन रहेगा क्या, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, और ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर आपके पास रहेगा कैसा, कुछ ऐसा। ये वायर जो आपके सामने में रखा हुआ है ये सर्कुलर वायर है और ये ऐसे रखी हुई, बात समझ में आ रही है, ये वायर कैसे ऐसे, और उस तरफ से आप देखेंगे तो इसको ये ऐसा दिखेगा। इस वायर के बारे में आपको क्या कह रहा है कि इस वायर का सेंटर है यहाँ पे O, और इस वायर से जो करंट बह रहा है वो करंट इधर बह रहा है I, और इधर से वापस भी आ रहा है कितना करंट I। मतलब यहाँ से देखना, यहाँ से करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से ये करंट घूम करके इधर से बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है। इस सर्कुलर वायर के बारे में आपको दो चीजें गिवन है क्या, कि एक इसका रेडियस कितना है, तो इसके रेडियस के बारे में आपको दे रखा है कि इसका रेडियस है कितना, कैपिटल R, और सेंटर से जो गुजरने वाला लाइन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो आपको कहेगा क्या कि इसके एक्सिस पर कहीं पर है एक पॉइंट P जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, जो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, निकालना है। तो भाई साहब बात है ऐसा कि पूरे सर्कल के कारण आप एक बार में मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा किसने कहा था, बायो सवर्त ने कहा। तो निकाल कैसे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़िए, और छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़ने के बाद आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने इसमें क्या, हम लोग माने हैं क्या, कि लेट अ करंट कैरिंग वायर, लेट अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कितना, कैपिटल R, हैविंग करंट कितना, हैविंग करंट I। ये एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस R है और इससे करंट कितनी बह रही है, I बह। हम लोगों को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड at the axis of wire, at the axis of wire at a distance, at a distance x from the center, इस सेंटर से x डिस्टेंस के दूरी पर इसके एक्सिस पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखिए कि करेंगे क्या, करेंगे क्या भाई, ये ध्यान से देखना है, यहाँ पर करने वाले क्या हैं, करने वाले हैं ये कि अपने पास जो वायर है, ये वायर है ऐसा, ठीक ना, ये वायर है ऐसा, और इस वायर से देखो ध्यान से कि इस वायर का तुमको रेडियस दिया हुआ है, ये सेंटर से इसका ऐसे कुछ एक्सिस जा रहा है, और इस एक्स सेंटर से यहाँ से इसका कुछ ऐसे रेडियस, ये इतना चीज दिया हुआ था, इसका रेडियस R दिया हुआ था, जो P पॉइंट इधर था, ये P पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर था, और यहाँ से करंट ऐसे जा रही थी अंदर के तरफ, और यहाँ से करंट ऐसे आ रही थी किधर, बाहर के। तो बायो सवर्त साहब ने क्या कहा, कहा कि भाई तुम पूरे के कारण तुम कभी मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाओगे, तो करो क्या कि इसको छोटे छोटे एलिमेंट में तुम क्या करो, छोटे छोटे एलिमेंट में तुम क्या करो, तोड़ो। तो देखो यहाँ से करंट जा रहा है इधर की तरफ अंदर की तरफ, तो एक एलिमेंट हम छोटा सा ले लिए यहाँ पर, क्या एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पर ले लिए, क्या इस एलिमेंट का नाम रख लिए क्या, छोटा सा एलिमेंट का नाम DL, जो DL करंट के डायरेक्शन में होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कल ऐसा है तो करंट इससे अंदर जा रहा है, और यहाँ से करंट घूम के किधर आ रहा है, बाहर। तो DL का डायरेक्शन जो ये है, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड, अंदर के तरफ करंट जा रही है, तो DL भी किधर होगा, अंदर के तरफ होगा। अब देखिए कि DL से जब आप पॉइंट P को जोड़िएगा, DL से जब आप पॉइंट P को जोड़िएगा,
इस डिस्टेंस को मान लीजिए कितना, ये डिस्टेंस है आपका कितना स्मॉल आर, जो कि हो जाएगा कितना रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर में, है ना। अब देखिए कि आर है ऐसे और डीएल है आपका यहाँ से अंदर की तरफ। अब आप ध्यान से देखिएगा कि डीएल यहाँ से अंदर की तरफ है, करंट अंदर जा रही है तो, और आर यहाँ से है ऐसे, है ना। तुम ध्यान से देखो कि डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि डीएल यहाँ से किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ये 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन आप थोड़ा सा कीजिए, पेपर पे दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है। करंट जा रहा है किधर, अंदर, डीएल है कैसा, ऐसा। दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना है, 90 डिग्री। बातें समझ में आ रही है। मतलब भाई साहब यहाँ जो डीएल और आर के बीच का ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। ये पॉइंट पर छोटे से एलिमेंट डीएल को मैंने लिया और इस छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक ना। हम लोग बात करेंगे किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl कैन बी गिवन बाय, कैसे दोगे भाई, db इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, डीएल और आर के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री, और बाई कितना, आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, साइन 90 का वैल्यू 1, और आर के जगह पर दोस्त रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका कितना, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा खत्म, और जो डीबी बचेगा वो डीबी बचेगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ये डीबी निकल के आ गया, ये डीबी निकल के आ गया। अब देखो दूसरी, अगर मान लो कि ये एंगल थोड़ा देर के लिए, ये एंगल थोड़ा देर के लिए ये कितना है, थीटा, तो आप यहीं से देख लीजिए एक चीज और, कि अगर हम लोग साइन थीटा निकालें, अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल आर, जिसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, आर अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। मैं अभी आपको क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये डीएल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल के द्वारा देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, ध्यान देना एकदम ध्यान से, कि यहाँ से करंट जा रहा है अंदर के तरफ, करंट यहाँ पर कैसे जा रहा है, अंदर के तरफ, और पॉइंट पी है सामने में। तो अंगूठे को जब हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और 4 उंगली को घुमाएंगे तो पी पॉइंट पे किधर आएगा, इधर के तरफ कुछ आएगा, और इधर के तरफ इसको ऐसे लाना है कि ये डीएल के भी परपेंडिकुलर हो और आर के भी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप ध्यान से देखना, ये वाला पेन जो मेरे हाथ में, ये करंट के डायरेक्शन, ये वाला पेन किधर है, करंट के डायरेक्शन, यहाँ से आर है ऐसे, ये पहुंच गया पॉइंट पी पर, और यहाँ से अगर हम डीबी को रखेंगे ऐसे, तो आप ध्यान दीजिए कि आर के डीबी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये डीबी यहाँ से देखिए कि डीएल के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो डीबी रहेगा ये यहाँ से कैसे रहेगा, ऐसे, ये है आर वाला लाइन, और आर वाला लाइन से परपेंडिकुलर किधर के तरफ, नीचे के तरफ। बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग भैया डीबी का डायरेक्शन लेने वाले हैं, ये डीबी का डायरेक्शन कैसा जाएगा, यहाँ से जाएगा कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से जब जाएगा ये डीबी का डायरेक्शन, तो ये डीबी जो है ये यहाँ से आर से कितने डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि डीएल यहाँ पर मैंने लिया है,
तो इसके ठीक अपोजिट भी डीएल पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? तो एक डीएल अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये डीएल है अंदर के तरफ, तो ये वाला जो डीएल यहाँ से आएगा वो कैसे आएगा? ये वाला जो डीएल यहाँ से आएगा कैसे आएगा? बाहर के तरफ आएगा कि नहीं? ये वाला डीएल कैसा आएगा? बाहर के तरफ आउटवर्ड आएगा। यहाँ से जब हम मिलाएंगे इस पॉइंट पी को तो ये भी डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा, आर के बराबर में ही हो जाएगा कि नहीं? इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना ही बनेगा। लेकिन डायरेक्शन का क्या? तो अब देखो यहाँ से करंट बाहर के तरफ और बी पॉइंट पे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर के तरफ, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इस आर के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इस आर के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा भाई साहब, तो इसको बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे कुछ डीबी को, और ये डीबी जो है, ये जो तुम्हारा डीबी है, ये वाला इस आर से कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई? आप ध्यान दीजिएगा। अगर तो हम लोग इस एंगल को थीटा माने हैं, ये छोटा सा बनाते हैं थोड़ा सा। ये वाला एंगल है कितना अपना? थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत है तुमको? इतना में कोई दिक्कत? अब ध्यान देना कि अगर इस एंगल को अगर इस एंगल को क्या करो, मान लो कि ये एंगल है कितना? फाई के बराबर में। ये एंगल है कितना? फाई के बराबर में। तो तुम ध्यान देना कि यहाँ से लेकर के इस आर से लेकर के इस डीबी तक के बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री। इस आर से लेकर के इस डीबी के बीच का एंगल कितना है? और इस बीच में 3 एंगल है, एक ये वाला थीटा, एक ये वाला थीटा और एक ये वाला। तो अगर इस तीनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितना भैया? तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ से फाई इक्वल टू आप लिखिएगा तो 90 माइनस कितना आ जाएगा? थीटा थीटा 2 थीटा उधर गया -2 थीटा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है तुम्हारा फाई इक्वल टू ये है कितना? 90 माइनस 2 थीटा। ठीक ऊपर वाला एंगल में देखो, जो तुम्हारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस। सिमिलरिटी से देख सकते हो, क्यों कि देखो इस वाले आर से, येलो वाले आर से इस डीबी तक का एंगल है 90 डिग्री, और बीच में 2 थीटा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में अगर आ गया, तो इतना बात अगर समझ में आ गया भाई, तो आप करिए क्या कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या करिए? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब ड्रॉ कर दीजिए तो ध्यान से देखिए कि इस एक्सिस से ये वाला लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब यहाँ से जो ये एंगल हम लोग बनाएंगे, हम लोग पिंक कलर वाले को देखिएगा, तो ये एंगल यहाँ से कितने का बनेगा? 90 का बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इस वाले एंगल को मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि ये वाला एंगल है कितना? y। मान लो y है। अब तुम देखो इस बीच में एक थीटा पड़ रहा है, एक 90 माइनस थीटा पड़ रहा है और एक y पड़ रहा है। इस तीनों एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा और प्लस y, तो ये कितना आ जाना चाहिए? 90 डिग्री आ जाना चाहिए। ध्यान से देखना, थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा प्लस y इक्वल टू कितना? 90 से 90 जाएगा, माइनस थीटा इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? मतलब भैया जो एंगल ये तुम्हारा y है, ये किसके बराबर में है? थीटा के बराबर में। तो ये एंगल है थीटा के बराबर में, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर में हो जाएगा कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन चीज़ों को आपको समझना है क्या कि डीबी ऐसे रहे कि डीएल के भी परपेंडिकुलर रहे और आर के भी परपेंडिकुलर रहे। तो यहाँ पर डीएल जा रहा था अंदर और आर था ऐसे, तो मेरा डीबी ऐसे रहेगा तो आर के भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे पैरेलल, तो डीएल के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये नीचे था, मेरा नीचे वाला डीएल जो बाहर के तरफ है, तो आर है ऐसे, आर है कैसे? यहाँ से
ये देखो डीएल बाहर की तरफ आ रहे से, तो यहाँ पर डीबी हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखें तो आर के भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है, तो ये डीबी बाहर की तरफ है 90 डिग्री पे। अब जब 90 डिग्री पे लगा दिए तो ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, इसको थीटा माने थे, इसको थीटा माने थे, कैलकुलेशन से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आया, और ये वाला कितना आया, थीटा आया। इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया है, तो इतना चीज समझ में आ गया है, तो अब आपसे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, देखिए डीबी निकाले हैं, साइन थीटा निकाल के रखे हुए। अब आगे बढ़िए कि इसका ये टॉप वाला जो पोर्शन है, ये एक्सिस, ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये दोनों डीबी, इसको काट के निकालिए बाहर। तो इसको जब आप काट के बाहर निकालिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आप जब काट के बाहर निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये था आपका परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से ऐसे था आपका एक्सिस, समझ में आ रहा है। और देखो कि यहाँ से तुम्हारा पहला वाला डीबी था ऐसे, और दूसरा वाला डीबी था तुम्हारा यहाँ से कैसे, ऐसे था ना, दोनों डीबी ऐसे। अब ध्यान से देखना, पहला डीबी थोड़ा सा नीचे आ जा, और ये वाला डीबी भी थोड़ा सा इधर से, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जो ये एंगल आपका बन रहा था कितना, और ये वाला एंगल भी बन रहा था कितना, थीटा, ये वाला भी था कितना, डीबी, और ये वाला भी था कितना। जरा सा रिजोल्यूट करवाइए। तो रिजोल्यूशन का क्या रूल है, जिसके साथ थीटा लगा हो उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हो उसके साथ साइन थीटा। तो भैया जब रिजोल्यूट करवाओगे ना इसको, तो रिजोल्यूट करवाओगे तो देखो इस वाले डीबी को जिसके साथ थीटा लगा है, क्या आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा। ये आ गया क्या, डीबी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा कितना तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, डीबी साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरे वाले को रिजोल्यूट करवाओ, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कितना आएगा, डीबी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, डीबी साइन थीटा। ये आ जाएगा कितना, डीबी साइन थीटा। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से कि डीबी कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा भैया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, सारे एलिमेंट लेंगे, अपोजिट एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा कैंसिल करेगा, और डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा एक ही डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक ना, ईच वर्टिकल कंपोनेंट, ईच वर्टिकल कंपोनेंट, ईच वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा ऑफ अपोजिट कंपोनेंट ऑफ अपोजिट एलिमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन क्या, डायरेक्शन, सो दे कैंसल ईच अदर। क्या करेगा, एक दूसरे को ये क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। जब हम दो अपोजिट एलिमेंट लिए हैं, ध्यान देना, एक ऊपर लिए तो एक ठीक नीचे लिए हैं। अब इस दोनों एलिमेंट का कॉस थीटा इसके कॉस थीटा को कैंसिल किया, और साइन थीटा इधर आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कॉस थीटा कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन साइन थीटा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक तरफ आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे क्या, एंड बी नेट कैन बी गिवन बाय, एंड बी नेट कैन बी गिवन बाय, बी नेट को कैसे दीजिएगा, तो सारा डीबी साइन थीटा को जोड़ोगे, तो डीबी साइन थीटा को जब जोड़ोगे तो जो बी नेट आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन डीबी किसके बराबर में, साइन थीटा के बराबर में। तो हम कहोगे कि सर 2 साइन थीटा है, 2 डीबी साइन थीटा लीजिएगा,
तो दो एलिमेंट लिए हैं तब ना टू डीबी साइन थीटा हुआ है। एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। तो हम एक ही एलिमेंट के कारण बात करेंगे तो कितना होगा, डीबी साइन थीटा होगा। दो एलिमेंट लीजिएगा तो टू डीबी साइन थीटा होगा। इनफाइनाइट एलिमेंट लीजिएगा तो इनफाइनाइट डीबी साइन थीटा होगा। तो टू डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, डीबी साइन थीटा को। क्यों कि एक एक एलिमेंट एक बार में उठाएंगे। हम दो एलिमेंट लिए हैं तब टू डीबी साइन थीटा है, एक एलिमेंट के कारण एक ही डीबी साइन थीटा होगा। इसीलिए पूरा सर्कल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी साइन थीटा। तुम्हारा मर्जी अगर टू डीबी साइन थीटा लेने का तो इस आधे सर्कल को ही इंटीग्रेट करो, आधा इसका अपोजिट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट एक साथ लोगे तब टू डीबी साइन थीटा आएगा, और दो एलिमेंट लोगे तो ऊपर आधा नीचे आधा, तो आधा सर्कल को ही इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर पूरा सर्कल को इंटीग्रेट करना है तो एक ही एलिमेंट लेना होगा, कितना, डीबी साइन थीटा। अब देखिए कि यहाँ डीबी का वैल्यू भी पता है और साइन थीटा का वैल्यू भी पता है। यहाँ पर आपको डीबी का वैल्यू भी पता है और साइन थीटा का वैल्यू भी क्या है, पता है। तो देखिए कि जब डीबी और साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रखिएगा, तो डीबी और साइन थीटा का वैल्यू जब आप यहाँ से रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आगे चल के देखते हैं। तो डीबी है कितना भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा है कितना, आर बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रखो इसके वैल्यू को। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डीबी एंड साइन थीटा। तो जब डीबी और साइन थीटा का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको जो बी नेट मिलेगा वो बी नेट मिलेगा इंटीग्रेशन, डीबी है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर, है ना। और साइन थीटा का वैल्यू है कितना, आर बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट यानी कि पावर कितना, 1/2। बेस सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब कितना, और यहाँ पावर हाफ, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो इसी चीज को जो लिखोगे दोस्त, तो इसी चीज को जो लिखोगे, इसी चीज को कितना लिखोगे, इसी चीज को लिखोगे बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा कितना, 3/2, और इनटू ऊपर में एक बचा था आर। देखो आर ऊपर बचा था, नीचे इस दोनों को कितना लिख लिया, पावर 3/2। अब देखो यहाँ से अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब कुछ बचा ही नहीं, क्यों नहीं बचा, अब कुछ बचा नहीं इसीलिए क्योंकि देखिए आप, जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। जो करंट है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जो आपका x है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू p, ये भी गिवन रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो r है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ लूप, ये भी क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो एक डीएल को छोड़ के बाकी सारा तो कांस्टेंट है, सारा कहाँ जाएगा, बाहर। जब सारे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो एक लाइन में जो बी नेट बचेगा वो बचेगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया बाहर, आई आर आ गया बाहर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आ गया बाहर, बचा केवल इंटीग्रेशन कितना, डीएल। अब जरा सा मुझे ये बताओ कि इस सर्कल पे ऐसे ऐसे डीएल एलिमेंट कितने काट सकते हो, इनफाइनाइट। और इस सारे इनफाइनाइट एलिमेंट को फिर से जोड़ोगे तो पूरा सर्कल मिल जाएगा कि नहीं। इस सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इसका मतलब बेटा सीधा सीधा बात है ये, सीधा सीधा बात है ये कि अपन को अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखना है तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर में, सरकमफेरेंस ऑफ लूप के बराबर में, जो कि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना। और अब जो हम लोग बी नेट लिखेंगे, अब जो हम लोग बी नेट लिखेंगे, ये बी नेट हो जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाई
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पर हम कितना रखेंगे 2πr रखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये आर से नहीं, ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार में ये 4 भी कैंसिल होगा, बचेगा कितना, बचेगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई आर और आर मिलके आर स्क्वायर, और नीचे बच रहा है कितना 2 टाइम्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका पावर कितना 3/2। यही हो जाएगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा देखो कि इसके डायरेक्शन का बात किधर हो, तो डायरेक्शन देखो कि भाई लूप तो कहीं पर इधर था ना, सेंटर यहाँ पर था, है ना, तो यहाँ से किधर है टुवार्ड्स द सेंटर, यहाँ से किधर है टुवार्ड्स द सेंटर। तो कितने लोगों के मन में सवाल ये उठता रहता है हमेशा क्या, कि कितने लोगों के मन में हमेशा सवाल ये उठती रहती है क्या, कि सवाल ये उठती रहती है क्या कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा, ध्यान देना, ये अगर लूप है, ये सेंटर है, तो ऐसे होगा एक्सिस, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। कितने लोग सोचते हैं कि इधर से जो है तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ये क्या है गलत। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब अगर इधर से इस डायरेक्शन में आया तो इधर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कहोगे कैसे, प्रूफ करके कुछ दिखाओ, तो मान जाए कि इधर भी ऐसे होता है। अब तो सोच ऐसे कि भाई साहब कि हम लोग क्या किए हैं, इस सर्कुलर लूप पे 2 टर्मिनल माने हैं, दोनों एंड की तरफ एक्सिस जाएगा। मान लो मैं हूं सर्कुलर लूप, तो एक तरफ मेरा एक्सिस इधर जाएगा, एक तरफ मेरा एक्सिस इधर जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना क्या कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, मान लो ऐसा, ये है सर्कुलर लूप, और यहाँ से जो है तो एक एक्सिस गुजर रही है, कैसे, दोनों तरफ एक्सिस गुजर रही है। ध्यान देना, ये दोनों तरफ एक्सिस गुजर रही है, तो एक्सिस गुजर रही है, ये पॉइंट है सेंटर, यहाँ से करंट जा रहा है अंदर, और यहाँ से करंट आ रहा है किधर बाहर, यहाँ से करंट जा रहा है किधर अंदर, और यहाँ से करंट आ रहा है किधर बाहर। बात समझ में आ रही है? यहाँ से ऐसे करंट आ रही है, यहाँ से ऐसे करंट जा रही है, ये लूप ऐसे है। अब ध्यान देना कि अगर करंट अंदर जा रही है तो यहाँ पर तुम 2 पॉइंट कंसीडर करो, एक पॉइंट का नाम रख लो P, और इधर भी एक पॉइंट कंसीडर करो, इसका नाम रख लो क्या P डैश कुछ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से करंट जा रही है अंदर, तो इस ऊपर वाले एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होगा, हाथ घुमाओ देखो ऐसे आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा dB ऐसे, लेकिन इस पॉइंट पर देखो करंट जा रहा है इधर, तो इस पॉइंट पर करंट जा रहा है अंदर के तरफ, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यहाँ से जाएगा, कैसे, यहाँ से देखो हाथ ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे हाथ, ऐसे घुमाओगे, तो यहाँ से जो है तो मैग्नेटिक फील्ड, उंगली का मूवमेंट देखो, बात समझ में आ रहा है? उंगली का मूवमेंट देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट कैसे जा रहा है, ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, यहाँ से अंदर की तरफ फिक्स कर दो, ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ से घूमते 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 यहाँ से कैसे जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब देखो नीचे एक एलिमेंट है, करंट आ रही है किधर बाहर के तरफ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे इसके कारण देखो करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है कैसे बाहर की तरफ, तो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर देखो करंट आ रहा है बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना कि इस दोनों का कॉस थीटा वाला इधर आ रहा था जो कैंसिल कर रहा था, साइन थीटा वाला किधर आएगा इधर आएगा, और इस दोनों का कॉस थीटा वाला जो है कुछ उल्टा हो गया कि गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। देखो यहाँ पर तो हम लोगों को डायरेक्शन पता ही था क्या कि डीवी का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है एक, और एक डीवी का डायरेक्शन कैसे जा रहा है ऐसे।
बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि अगर हम लोग इस साइड में पॉइंट पी रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस साइड में अगर पॉइंट पी रखेंगे तो ये वाला करंट जा रहा है अंदर, ये वाला करंट जा रहा है अंदर, और करंट अंदर जा रहा है तो ध्यान देना कि यहाँ से अगर हम लोग आर मिलाएंगे तो आर ऐसे मिलेगा। हमको करंट को ऐसे रखना है कि आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना आर ऐसे आया, डीएल जा रहा है किधर? अंदर के तरफ, डीएल जा रहा है किधर? अंदर के तरफ, आर आ रहा है कैसे? ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कैसे रहना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रहना पड़ेगा? ऐसे। करंट अंदर जा रहा है तो यहाँ से ऐसे रहेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अगर ऐसे रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से करंट किधर जा रहा है? अंदर, करंट जा रहा है अंदर, ये है डीएल, आर, आर है। अब देखिएगा कि राइट हैंड मेरा ये रहा, राइट हैंड मेरा ये रहा। अब राइट हैंड मेरा ये है तो करंट के डायरेक्शन में मैं अंगूठा को रखा और यहाँ पर उंगली घुमाऊंगा, उंगली किधर आएगा? ऊपर के तरफ। तो ऊपर के तरफ आएगा तो यहाँ से डीबी कैसा होगा? बात समझ में आ रहा है? डीबी होगा ऐसा, मतलब देख डीबी यहाँ से कैसे जाना है? ऐसे जाना है। डीबी को यहाँ से कैसे जाना है? डीबी को यहाँ से कैसे जाना है? डीबी को यहाँ से जाना है कुछ ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि अगर यहाँ से आर मिलाओगे, यहाँ से आर मिलाओगे तो देखो यहाँ से करंट आ रहा है किधर भाई? बाहर की तरफ। आर जा रहा है तुम्हारा कुछ ऐसा, आर जा रहा है तुम्हारा कुछ ऐसा, राइट हैंड ये लिया, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लिया, इस पॉइंट पी पर आया, पी पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर के तरफ, इधर के तरफ आएगा तो देखिए ये है करंट का डायरेक्शन, ये है आर का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, तब ना दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे आ रहा है, मतलब ये वाला कैसे जाएगा? डीबी, ये वाला डीबी कैसे जाएगा? ये वाला डीबी जाएगा कुछ ऐसे। अब देखिए कि यहाँ पर जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो कॉस थीटा वाला ये कहानी होगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और साइन थीटा वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कॉस थीटा वाला इधर कहानी कैंसिल करेगा और साइन थीटा वाला किधर जाएगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमेशा सेंटर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो इसके कारण अवे फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आ रही है? तो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया एक बार, क्या ऐसा ही करंट कैरिंग सर्कुलर वायर दे दिया, दो तरफ में 2 पॉइंट दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन क्या दे दिए? पहला ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप, आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, दोनों का। फिर कह दिया क्या कि इसका इधर के तरफ डायरेक्शन और इसका अवे फ्रॉम द, एक का टुवर्ड्स और एक का अवे। चौथा ऑप्शन कुछ भी और दे दिया। तो अब यहाँ पर लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस तो होगा, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर होगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ये नहीं कहा जा सकता। अगर एक एंड से टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो दूसरे एंड से क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग बात सीधे सीधे भाई साहब ये लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ बी नेट इज along the एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर, इस सर्कुलर वायर के एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक टर्मिनल से अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो अनदर टर्मिनल से क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक ना? इफ फ्रॉम वन टर्मिनल its direction is towards the center, then from another end it is away from the center। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या छूट गया? डायरेक्शन ऑफ बी नेट इज along the axis of circular if from first terminal its direction is towards the center। क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ। डायरेक्शन ऑफ बी नेट बोले हो,
अच्छा ये मेरा फोबिया है, जानते हो। एन के बाद ई लिखना था, ई पहले लिखाया, एन बाद में लिखाया ना। हम कई बार 21 को 12 लिखते हैं, समझे। ये मेरे साथ फोबिया है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये ENT लिखा गया है, यहाँ पर होगा क्या, NET। ठीक है, बात समझ में आया। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी दिमाग तेज चलता है, हाथ स्लो चलता है। तो दिमाग में जो उस समय में चल रहा होगा, हाथ उसके पीछे चल रहा होगा, तो वही पहले लिखा जाए, ये चीज़ होता है। समझ में आया, ये कहानी समझ में आई कि नहीं। डायरेक्शन के बारे में समझ में आई, दोनों तरफ से सेंटर की तरफ नहीं होगा। अगर एक तरफ से टुवर्ड्स द सेंटर है तो दूसरी तरफ से अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। अगर करंट का डायरेक्शन मान लो बदल दिए, इधर से क्रॉस करंट, इधर से डॉट करंट, तो इधर से टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इधर से क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर याद हो तो सेम फॉर्मूला आया था यार, बस आई के जगह पर क्यू था। आई के जगह पर क्या था, क्यू था, सेम फॉर्मूला आया। और उसमें हम आपको बताए थे कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। वो पॉइंट किसी को याद है, +-R/√2 बोला था, जा करके कॉपी में देखिएगा। तो अगर आदमी कोई कह दे आपसे, अगर कोई आदमी कह दे कि ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर का, बी वर्सेस आर का क्या दे आपको, ग्राफ बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ आप कैसे बनाइए। देखिए ये है आपका सर्कुलर वायर, ये है आपका सर्कुलर वायर, और यहां से जाएगी इसकी एक्सिस, यहां से जाएगी क्या, इसकी एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में तुमको याद होगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होता है, बी एट सेंटर, ये 0 नहीं होता, ये होता μ0I/2R। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको अगर इसका वेरिफिकेशन और तरीके से चाहिए, तो और तरीके से अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो देखो, जब सेंटर पर आ जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देना। जब सेंटर पर आ जाएंगे तो ये एक्स का वैल्यू घटते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें एक्स का वैल्यू क्या करो, 0 पुट कर दो, इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो खाली R² बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, R³ होगा, R³ से R² से कटेगा, एक R बच जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, μ0I, और नीचे कितना बचा, वही बात है। बात समझ में आ रहा है। तो सेंटर पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मैक्सिमम होता है +-R/√2 पे। तो मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है जो है -R/√2, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो है +R/√2। ध्यान से देखिएगा कि इस फॉर्मूला में जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सेंटर से दूर जाते जाएंगे, और x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बी नेट क्या होता जाएगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने करके बी नेट कितना हो जाएगा, लगभग 0, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट से डिवाइड होगा, ऑलमोस्ट कितना मिलेगा, ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, μ0 10 का पावर -7 के रेंज का, और इसमें इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे इनफाइनाइट पे जाते जाएंगे तो ये 0 होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जाएंगे ये घटता जाएगा, लेकिन बीच में एक R/√2 है जहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और एक वैल्यू -R/√2 है जहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो एक तो ये पॉइंट हुआ मैक्सिमम, एक ये पॉइंट हुआ मैक्सिमम, और एक सेंटर पे 0 नहीं होगा, सेंटर पे जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितने का होगा, ये होगा कितना, μ0I/2R के बराबर, 0 नहीं होना है। तो देखो, तो मैक्सिमम से घट के ऐसे आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से बढ़ के जाएगा किधर, मैक्सिमम तक, और मैक्सिमम से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पर जाके क्या लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमम से जैसे जैसे दूर जाएंगे घटता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके क्या लगेगा, ये हो जाएगा किसका ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी क्या करता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आधा ग्राफ ऊपर बना देगा, आधा नीचे बना देगा, लेकिन नहीं, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा ग्राफ या तो ऊपर रखेंगे या तो नीचे रखेंगे,
दोनों डायरेक्शन में ग्राफ को नहीं रखेंगे। इस प्रकार से आज का ये एक बहुत ही आसान लेकिन कॉम्प्लेक्स भी कहिए इसको, क्यों, एंगल डिसाइड करना टफ हो गया, खत्म हुआ। अब देखो कि अपने इलेक्ट्रिक